हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है ओजोन इंस्टीट्यूट जोबनेर में। 2 जून को जो आपका जेट का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए एग्रीकल्चर के शॉर्ट वीडियो में हम आपका रिवीजन करवाना चाहते हैं। इसमें आप सबसे पहले मैं बात करूँ तो आपके लिए एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री की अगर बात करें तो 2 ही क्लास में इसका जो पूरा जो वीडियो है कंप्लीट करवा जाएगा, पूरे नोट्स आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें बच्चों, तो कलिंग क्या होता है। देखिए कलिंग क्या होता है, अवांछनीय पशुओं को झुंड से बाहर निकालना। अवांछनीय पशुओं को झुंड से बाहर निकालना कलिंग कहलाता है। इसके बाद में आपका आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है, वांछनीय पशुओं को अपने उद्देश्य की आपूर्ति के लिए चयनित करना। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके डीबी किंग। डीबी किंग, डीबी किंग का मीन होता है पक्षियों में चोंच काटना। पक्षियों में चोंच काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डीबी किंग कहते हैं। क्योंकि पक्षी एक दूसरे को चोंच मार करके क्या करते हैं, घायल करते हैं। और घायल करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, कैनाबालिज्म। क्या कहते हैं बच्चों, कैनाबालिज्म। इट मीन सौ जाति भक्षण, यानी कि खुद की जाति का ही भक्षण कर लेवे। इसके बाद में चोंच क्यों काटते हैं, क्योंकि पक्षी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, चोंच मार करके घायल कर रहे हैं। और घायल करने वाली क्रिया को अपन क्या कहते हैं, कैनाबालिज्म कहते हैं। नेक्स्ट आता है केपोनाइजेशन। बच्चों अगला आता है केपोनाइजेशन। केपोनाइजेशन की अगर अपन बात करें तो केपोनाइजेशन का मतलब होता है नर पक्षियों की शुक्र ग्रंथियों को निष्क्रिय करना। नर पक्षियों की शुक्र ग्रंथियों को निष्क्रिय करना, यानी कि उसकी प्रजनन क्षमता को रोकने को क्या कहते हैं, केपोनाइजेशन कहते हैं। तो देखिए बच्चों, बदियाकृत किया हुआ जो नर मुर्गा होता है वो क्या कहलाता है, केपन कहलाता है। बदियाकृत किया हुआ नर मुर्गा क्या कहलाता है, केपन कहलाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों लेयर पोल्ट्री। लेयर पोल्ट्री क्या होती है, लेयर पोल्ट्री की अगर अपन बात करें बच्चों, लेयर पोल्ट्री का मतलब होता है केवल और केवल अंडा उत्पादन के लिए पाले जाने वाले पक्षी। अंडा उत्पादन के लिए पाले जाने वाले पक्षियों को क्या कहते हैं, लेयर पोल्ट्री कहते हैं। अगला आता है आपका ब्रॉयलर पोल्ट्री। अगला कौन सा आता है, ब्रॉयलर पोल्ट्री आता है बच्चों, ध्यान रखना। और ब्रॉयलर पोल्ट्री का मतलब होता है केवल और केवल मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाले पक्षी। मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाले पक्षियों को अपन किस नाम से जानते हैं, ब्रॉयलर पोल्ट्री के नाम से। और केवल अंडा उत्पादन के लिए पाले जाने वाले जो पक्षी होते हैं उनको लेयर पोल्ट्री के नाम से जानते हैं बच्चों। आगे आता है पशुओं में दूध उतारने वाला हार्मोन, यानी कि मिल्क लेट डाउन हार्मोन। मिल्क लेट डाउन हार्मोन की अगर बात करें बच्चों, मिल्क लेट डाउन हार्मोन, तो वो कौन सा हार्मोन है रे, ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बच्चों ध्यान रखना पशुओं में दूध उतारने के काम में आता है, यानी कि पशुओं को पौसाने के काम में आता है। दूध को वापस अयन में भेजने वाला हार्मोन होता है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन ये आपका कौन सा हार्मोन कहलाता है, मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन। होल्ड अप हार्मोन यानी कि दूध को वापस से चढ़ाने वाला हार्मोन। इसके बाद में आता है दुग्ध स्त्राव को बढ़ाने वाला हार्मोन। दुग्ध स्त्राव को कौन सा हार्मोन ऐसा है जो दुग्ध स्त्राव को बढ़ाने का काम करता है बच्चों, ध्यान रखना वो होता है प्रोलेक्टिन। कौन सा हार्मोन होता है बच्चों, प्रोलेक्टिन होता है। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम वही पॉइंट्स लेकर के आ रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। और 2 जून का जो आपका जेट का जो एग्जाम लगेगा उसमें बहुत ही शानदार ये क्लासेज हमारी जो है बड़ी कारगर साबित होगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट अगर बात करें अपन आप, तो देखिए पशुओं में बच्चों दुग्ध दोहन। दुग्ध दोहन की अगर बात करें तो दुग्ध दोहन कितने समय में कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो दुग्ध दोहन का जो समय है बच्चों ध्यान रखना 5 से लेकर के 7 मिनट के बिटवीन बिटवीन दुग्ध दोहन का कार्यक्रम पूरा हो जाना चाहिए। दुग्ध दोहन की अगर विधियों की अगर अपन बात करें कि कौन कौन सी विधियां प्रयोग में लेते हैं, तो बच्चों 3 प्रकार की विधियां काम में लेते हैं। पहली आती है चुटकी विधि। चुटकी विधि को बच्चों ध्यान रखना स्ट्रीपिंग विधि के नाम से जानते हैं, और ये आपके भेड़ और बकरियों में प्रयोग करते हैं, भेड़ और बकरी में काम में लेते हैं। दूसरी आती है आपकी नकलिंग यानी कि अंगूठा विधि। नकलिंग की अगर बात करें तो बच्चों ये कैसी विधि है रे, दोषपूर्ण विधि है, ध्यान रख लेना। क्योंकि इस विधि से अगर दुग्ध दोहन किया जाता है तो पशुओं में क्या हो जाता है, पशु के थनों में गांठें पड़ जाती है। तीसरा है फुल हैंड मेथड। फुल हैंड मेथड की अगर बात करें तो मुट्ठी बांध कर यानी कि पूर्ण हस्त विधि, यानी कि फीस्टिंग के नाम से इसको जानते हैं। ये पशुओं में दुग्ध दोहन की कैसी विधि है,
सर्वोत्तम विधि है। ये कैसी विधि है बच्चों? पशुओं में दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, पशुओं में बधियाकरण, बच्चों ध्यान रखना, बधियाकरण। बधियाकरण का मतलब होता है नर पशुओं की प्रजनन क्षमता को रोकना। बधियाकरण का मतलब क्या है? नर पशुओं की प्रजनन क्षमता को रोकना या शुक्र ग्रंथियों को निष्क्रिय करने को अपन क्या कहते हैं? बधियाकरण कहते हैं। तो बधियाकरण की अगर विधियों की अगर बात करें तो सबसे पहले आती है विधि का नाम आता है बर्डीजो कास्ट्रेट। कौन सी विधि आती है? बर्डीजो कास्ट्रेट आती है। बच्चों बर्डीजो कास्ट्रेट सर्वोत्तम विधि है, ब्लडलेस मेथड है। इस विधि का प्रयोग ध्यान रखना बच्चों गाय और भैंस में प्रयोग करते हैं। गाय और भैंस के लिए सर्वोत्तम विधि है क्योंकि ये ब्लडलेस मेथड है। नेक्स्ट आता है सींग रोदन। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है बच्चों वो आता है सींग रोदन का आता है। सींग रोदन की अगर बात करें तो बच्चों ध्यान रखना, एक तो होता है डिसबडिंग। डिसबडिंग होता है, डिसबडिंग का मतलब होता है छोटे बछड़ों में सींगों की वृद्धि को रोकना। छोटे बछड़ों में सींगों की वृद्धि को रोकना, छोटे बछड़ों में सींगों की वृद्धि को रोकना। छोटे बछड़ों में जो सींग होते हैं उनकी वृद्धि को रोकना जो है वो डिसबडिंग यानी कि निष्कलिकायन कहलाता है। बच्चों इसका समय बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि कितने समय बाद, जन्म के कितने दिन बाद में जो छोटे बछड़े जो होते हैं उनमें सींग रोदन का कार्य हो जाना चाहिए। तो ध्यान रखना, जन्म के 4 से 10 दिन बाद में, जन्म के 4 से 10 दिन बाद यानी कि 1 से 2 सप्ताह बाद में सींगों की वृद्धि को रोक देना चाहिए। उसके बाद में यह समय उपयुक्त नहीं रहता है। अब देखिए सींग रोदन की विधियां कौन कौन सी हो सकती है। सींग रोदन की अगर अपन बात करें तो बच्चों ये कार्य कभी भी किया जा सकता है। इसकी जो विधियां होती है वो होती है एक तो आरी द्वारा, बच्चों ध्यान रख लेना। आरी द्वारा की अगर बात करें तो ये बड़े पशुओं में प्रयोग करते हैं, ध्यान रख लेना। इसमें प्रयोग करते हैं बच्चों, बड़े पशुओं में प्रयोग करते हैं। दूसरी विधि जो आती है वो आती है आपकी मशीन द्वारा। बच्चों ध्यान रख लेना, मशीन द्वारा की अगर बात करें तो इसका प्रयोग करेंगे छोटे बछड़ों में प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें मशीन का जो टेम्परेचर रहेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, 537 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1000 डिग्री फारेनहाइट होता है। तीसरा जो मेथड आता है वो आता है KOH की छड़, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की छड़ द्वारा। बच्चों ध्यान रखना, ये सींग रोदन की क्या है? सर्वोत्तम विधि है। ये क्या है? सींग रोदन की सर्वोत्तम विधि है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी इस एनिमल हस्बेंड्री में कि कौन सी विधि सर्वोत्तम होती है। जैसे पशु की आयु ज्ञात करना है, पशुओं में दुग्ध दोहन है, सींग रोदन है, पशु पालने की पद्धति कौन सी सर्वोत्तम है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है टर्मिनोलॉजी की अगर अपन और बात करें तो बच्चों देखिए एक आपका डॉकिंग होता है। डॉकिंग क्या होता है? डॉकिंग का मतलब होता है भेड़ों में पूंछ काटना। भेड़ों में जो पूंछ काटने की जो प्रक्रिया है उसको अपन क्या कहते हैं? डॉकिंग के नाम से जानते हैं। डॉकिंग का अगर आपसे समय पूछेंगे तो बच्चों ध्यान रख लेना, 1 से 2 सप्ताह की विटामिन विटामिन है जो भेड़ों में जो पूंछ काटने का काम है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जन्म के बाद की बात हो रही है। इसके बाद में होता है वीनिंग। वीनिंग क्या होता है? बछड़ों को मां से अलग रख करके पालना। बछड़ों को मां से अलग रख कर पालना, ये आपके विदेशी नस्लों में ज्यादा प्रयोग करते हैं। विदेशी नस्लों में प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना बच्चों, विदेशी नस्लों में प्रयोग। इस पद्धति को ध्यान रख लेना, भैंस में अपनाना मुश्किल होता है। भैंस में अपनाना क्या होता है? मुश्किल होता है। बच्चों ध्यान रख लेना, पशुओं को माँ से अलग जन्म के बाद में ध्यान रखना, 24 से 48 घंटे के विटामिन विटामिन बछड़ों को माँ से अलग कर दो। इस पद्धति को बोलते हैं वीनिंग पद्धति। ये पशुपालन की सर्वोत्तम विधि है। विदेशी नस्लों में इस विधि को प्रयोग करते हैं और भैंस में इस विधि को अपनाना। ऐसे ही बछड़ों को माँ के साथ में रखना, माँ के साथ में अगर रख करके पालते हैं तो बच्चों ध्यान रखना वो होती है आपकी सकलिंग। क्या कहलाती है रे? सकलिंग कहलाती है। यानी कि इसमें बछड़ा प्लस माँ दोनों हो जाएंगे, यानी कि बछड़ों को माँ से के साथ में रख करके पालने की पद्धति हो जाएगी। आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगे अपन बात करें और एक क्वेश्चन आपके यहां से आता है कि पशुओं में आयु निर्धारण, पशुओं में आयु निर्धारण।
आयु निर्धारण की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना बच्चों, औसत आयु की अगर बात करें, पशुओं की औसत आयु कितनी होती है। औसत आयु की अगर अपन बात करें तो गाय की और जो भैंस की जो औसत आयु होती है बच्चों, गाय और भैंस की औसत आयु होती है 20 से लेकर के 23 साल। भेड़ की और आपकी बकरी की अगर अपन बात करें बच्चों तो वो होती है 10 से लेकर के 15 साल के लगभग होती है। ऊंट की अगर औसत आयु की अगर अपन बात करें तो 40 से लेकर के 45 साल तक होती है। उम्र का भी क्वेश्चन अभी आरपीएससी में यहाँ से पूछा गया है, गाय की औसत आयु। आयु निर्धारण की बच्चों अगर बात करें कि कौन कौन सी विधियां हम काम में लेते हैं, कौन कौन से मेथड्स को हम फॉलो करते हैं। विधियों की अगर बात करें तो बच्चों 4 प्रकार की विधियां काम में ली जाती है। पहली विधि का नाम है शारीरिक दशा देख करके, यानी कि पशु के बाह्य आकारिकी को देख करके, यानी कि शारीरिक दशा द्वारा, फिनोटिपिक। दूसरा होता है आपके खुरों द्वारा, खुरों द्वारा बच्चों, खुरों के द्वारा अगर बात करें तो जब पशु कम उम्र का होता है, जो छोटा होता है, तो खुर उस समय समतल होते हैं और चमकीले होते हैं। जैसे जैसे पशु की उम्र बढ़ती जाती है जो खुर है वो चपटे खुरदरे हो जाते हैं। तीसरी होती है आपके सींगों द्वारा। सींगों द्वारा अगर आयु का निर्धारण की अगर बात करें तो बच्चों धारणा, पशु के सींगों पर क्या बनते हैं, छल्ले बनते हैं। तो प्रथम जो छल्ला बनता है वो 3 वर्ष की उम्र में बनता है, ध्यान रख लेना। उसके बाद में प्रत्येक वर्ष, उसके बाद में प्रत्येक वर्ष एक नए छल्ले का निर्माण होता है, एक नए छल्ले का निर्माण होता है। तो देखिए पशु के सींगों पर जो छल्ले बनते हैं वो हमें सींगों पर ऐसे दिखाई देते हैं बच्चों, ध्यान रखना, ऐसे हमें दिखाई देते हैं। तो इनको काउंट करके हम पशु की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। यहां से भी आपके जो सींगों द्वारा आयु निर्धारण की जाती है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों ध्यान रखना, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला की अगर अपन बात करें बच्चों तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 प्लस सींगों पर छल्लों की संख्या, छल्लों की संख्या। अब यहाँ पर ये 2 क्यों लिखा गया है कि प्रथम 2 वर्ष तो कोई छल्ला बनता ही नहीं है। पहला छल्ला बनता है वो 3 वर्ष की आयु में बनता है। उसके बाद में हर वर्ष एक नए छल्ले का निर्माण होता है। जैसे मान के चलना कि एक पशु है, उसके सींगों पर छल्लों की संख्या कितनी है, 4 छल्ले बन चुके हैं। तो बताइए पशु की उम्र कितनी होगी, तो 2 प्लस 4 इट मीन्स 6 वर्ष का पशु हो जाएगा। इस पशु की आयु कितनी हो गई, 6 वर्ष हो गई है। आगे और लास्ट मेथड की अगर बात करें तो वो है दांतों द्वारा। पशु के दांतों द्वारा भी आयु का निर्धारण किया जाता है। तो दांतों द्वारा की अगर बात करें तो बच्चों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। सर्वोत्तम विधि है, पशु में आयु निर्धारण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा माना गया है, दांतों के द्वारा। दांतों को देख करके अगर आयु निर्धारण की जाती है तो ये सबसे अच्छा है, क्योंकि पशु के शरीर जब पशु का जो मुंह होता है उसके मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं बच्चों, ध्यान रख लेना। कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर बात करें अपन दांतों की अगर बात करें कि पशु के मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला होता है बच्चों इंसाइजर यानी कि कृंतक दांत, कृंतक दांत यानी कि इंसीजर। ये निचले जबड़े में पाए जाते हैं, संख्या में 8 यानी कि 4 जोड़ी होते हैं बच्चों। कार्य इनका चारा काटना होता है, ये निचले जबड़े में पाए जाते हैं, ठीक है। और आयु इन्हीं को देख करके की जाती है, आयु निर्धारण इन्हीं दांतों द्वारा किया जाता है। पहली बात तो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है कि पशु में आयु का निर्धारण कौन से दांतों को देख करके किया जाता है, कर्तन दांतों को, संख्या में 4 जोड़ी होते हैं। ये कौन से पशुओं में पाए जाते हैं बच्चों, जुगाली करने वाले पशुओं में पाए जाते हैं। ये जुगाली करने वाले पशुओं में, जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनके निचले जबड़े में होते हैं। जुगाली करने वाले पशु जैसे आपका गाय है, भैंस है, भेड़ है और बकरी। गाय भैंस भेड़ बकरी नीलगाय जिराफ आदि ये जुगाली करने वाले पशु, यानी कि चारा खाने के बाद में बोगाड़ी आएगी, जिसको जुगाली, रूमिनेशन, रूमिनेंट जो एनिमल्स होते हैं रूमिनेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके दांत आते हैं कील दांत, दूसरे आते हैं बच्चों ध्यान रखना कील दांत। कील दांत संख्या में कितने होते हैं, 2 जोड़ी यानी कि 4 होते हैं, लेकिन ये मांसाहारी जंतुओं में पाए जाते हैं। कार्निवोरस जो जानवर है उनमें पाए जाते हैं, लेकिन बच्चों ध्यान रखना
ये कील दांत ऊंट में भी होते हैं। किसमें? ऊंट में भी पाए जाते हैं, ध्यान रख लेना। संख्या में कितने बताए हैं? 2 जोड़ी होते हैं बच्चों, ध्यान रख लेना। इनका काम काटना होता है, ये कील के जैसे क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। तीसरा आता है अग्रचौरण। अग्रचौरण होते हैं बच्चों, ध्यान रख लेना। अग्रचौरण की अगर बात करें, ये प्री मोलर रहेंगे। क्या रहेंगे? प्री मोलर रहेंगे। संख्या में 12 होते हैं, दोनों तरफ, दोनों जबड़ों में ऊपर व नीचे पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपके चौथा आता है मोलर दांत, यानी कि चौरण दांत। चौरण दांत की अगर बात करें, ये भी संख्या में कितने होते हैं? 6 जोड़ी, यानी कि 12 होते हैं। चौरण दांत ध्यान रखना बच्चों, स्थायी ही निकलते हैं। पशुओं के मुंह में कैसे निकलते हैं? स्थायी निकलते हैं, ध्यान रख लेना। लेकिन आयु का निर्धारण कौन से दांतों को देख करके किया जा रहा है? इंसीजर जो होते हैं आपके, इन दांतों को देख करके करते हैं। आगे अपन बात करें तो देखिए बच्चों, डेंटल फॉर्मूला आपके आता है, लास्ट ईयर में क्वेश्चन था आपके। डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला की अगर बात करें, आई अपॉन आई, सी अपॉन सी, पी एम अपॉन पी एम, प्री मोलर, इट मीन्स मोलर अपॉन मोलर। सबसे पहले बात कर लेते हैं अस्थायी दंत सूत्र। अस्थायी दंत सूत्र बच्चों ध्यान रखना, अस्थायी दांतों जो दांत होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। अस्थायी दांतों की संख्या वैसे जुगाली करने वाले पशुओं में जो है 20 होती है। अस्थायी दंत सूत्र होगा 0/4 प्लस 0/0, 3/3 प्लस 0/0। देखिए बच्चों, ये एक ही तरफ का, यानी कि जो पशुओं का जो जबड़ा होगा उसका, ये लेफ्ट का या राइट का, किसी भी जबड़े का मान लो, ये केवल एक ही तरफ का दंत सूत्र है। इतने ही दांत दूसरे जबड़े में होते हैं, यानी कि अस्थायी जो दांत होते हैं पशुओं में, अस्थायी दांतों की अगर संख्या की अगर अपन बात करें तो वो 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। और अस्थायी दांतों को ध्यान रखना बच्चों, दूध के दांत कहते हैं। जैसे जैसे पशु की उम्र बढ़ती जाएगी, ये दांत टूटते जाते हैं और इनकी जगह पर दूसरे दांत यानी कि स्थायी दांत रिप्लेस होते रहते हैं। इसलिए अस्थायी दांतों को दूध के दांतों के नाम से भी जानते हैं। संख्या में ये 20 होते हैं। तो बच्चों, ये केवल एक ही जबड़े का दंत सूत्र है। ये केवल और केवल एक ही जबड़े का दंत सूत्र है। इतने ही दांत दूसरी तरफ होते हैं, चाहे से आप इसको लेफ्ट साइड का मान लो या फिर इसको राइट साइड का मान सकते हैं। सेकंड आता है आपका स्थायी दंत सूत्र। स्थायी दंत सूत्र बच्चों ध्यान रखना, सुपरवाइजर 2019 वाले पेपर में पूछा गया था, गाय के नाम से पूछा गया था। स्थायी दंत सूत्र की अगर अपन बात करें तो बच्चों 0/4 हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा, 3/3। ये प्री मोलर है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि मोलर दांत स्थायी ही निकलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 3/3, यानी कि ये कितने हो गए बच्चों? 16 हो गए हैं। इतने ही दांत आपके दूसरे जबड़े में पाए जाते हैं, इसलिए स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 32 होती है। ये आपके जुगाली करने वाले पशुओं का दंत सूत्र है बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन आपके सुपरवाइजर 19 वाले में जो पिछले साल जो पेपर लगे थे उनमें पुटअप कर लिया गया है। अब देखिए, जो आपके अस्थायी दांत होते हैं बच्चों, अस्थायी दांत है वो जन्म के समय या 1 माह के भीतर भीतर निकल आते हैं। पशु के जन्म के समय या 1 माह के भीतर भीतर निकल आते हैं। बट ध्यान रखना, जन्म के समय ध्यान रखना, जो कर्तन दांत होते हैं वो 2 दांत आपके जो जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनके मुंह में उपस्थित होते हैं। 2 से 2.5 साल की उम्र में जो है प्रथम स्थायी दांतों का जोड़ा निकलना स्टार्ट होता है आपके जुगाली करने वाले पशुओं में। और 4 से लेकर के 4.5 वर्ष की आयु में सभी स्थायी दांत जो है पशु के मुंह में निकल आते हैं। सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। बता इस दंत सूत्र में आपके दांत वाले चैप्टर में एक डेंटल पैड का नाम आपने सुना होगा, जिसको दंतीपुर कहते हैं। ये ऊतकों की कठोर और मोटी परत होती है जो कर्तन दांतों के चारा काटने में मदद करती है। लेकिन ये आपका जो पशु होता है उसके ऊपरी जबड़े में पाई जाती है। डेंटल पैड कहाँ पाया जाता है? ऊपरी जबड़े में पाया जाता है बच्चों, ध्यान रख लेना। आगे बात करें आपके बच्चों, यहां से भी जो अगला जो टर्मिनोलॉजी का जो अगला जो आपका पॉइंट है, यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछा गया है। पशुओं का वर्गीकरण। पेट की बनावट और आमाशय के आधार पर ध्यान रखना बच्चों, पशुओं को 3 भागों में बांटा गया है।
पहला है आपका जुगाली करने वाले पशु यानी कि रूमिनेंट एनिमल। कौन से एनिमल? रूमिनेंट एनिमल। सबसे पहले बात कर लेते हैं रूमिनेंट एनिमल्स की बच्चों। रूमिनेंट एनिमल्स का जो जो पेट की जो बनावट होती है जो है वो 4 भागों से मिलकर बना होता है। इनका शरीर कितने भागों से मिलकर बना होता है? 4 भागों से मिलकर बना होता है। वो 4 भाग कौन कौन से होते हैं बच्चों, मैं बता देता हूं आपको। पहला होता है रूमेन। रूमेन ध्यान रख लेना, सबसे बड़ा कंपार्टमेंट होता है। ये 80% एरिया को कवर करता है। ये कहाँ पाया जाता है बच्चों, ध्यान रखना, ये बाईं तरफ पाया जाता है, बाईं तरफ पाया जाता है। और इसका जो टेम्परेचर होता है बच्चों ध्यान रख लेना, वो 39 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, भोजन का संग्रहण होता है। इसका कार्य क्या हो सकता है? भोजन का संग्रहण करना होता है बच्चों, ध्यान रख लेना। दूसरा जो होता है वो होता है बच्चों रेटिकुलम। रेटिकुलम की अगर बात करें तो जुगाली करने वाले जो पशु है, रूमिनेंट जो एनिमल्स है, उनका ये सबसे छोटा कंपार्टमेंट होता है। और ये कितने परसेंट एरिया को कवर करता है? 5% एरिया को ही कवर करता है। इसकी जो बनावट होती है बच्चों ध्यान रख लेना, इसकी जो बनावट होती है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है यानी कि हनीकॉम लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है बच्चों, ध्यान रख लेना। ऐसी हनीकॉम लाइक इसकी स्ट्रक्चर होगी तो जैसे पशु कोई कील खा जाएगा, तार खा जाएगा, चारे में कोई अनावश्यक जो वस्तुएं अगर फीड कर जाता है तो वो आकर के आपके हनीकॉम्ब में फंस जाती है और पशु के एबोमेजम में जाने से रोकता है। ये हनीकॉम्ब का कार्य क्या है कि अनावश्यक जो वस्तु, तार वगैरह हो सकता है, कील वगैरह हो सकता है, पॉलीथीन की थैली हो सकती है, कपड़ा हो सकता है, जिसका पाचन नहीं कर पाएगा, उसको एबोमेजम में जाने से रोकता है, जिससे पशु की मृत्यु नहीं होगी। तीसरा जो भाग आता है, तीसरा जो इसका भाग आता है बच्चों देखिए, वो आता है आपका ओमेजम। ओमेजम की अगर बात करें पहले बच्चों तो ये 7 से लेकर के 8% एरिया को कवर करता है। इसका कार्य होता है नमी को हटाना। कार्य क्या होता है? नमी को हटाना होता है। और बच्चों ध्यान रख लेना, ये 50% तक क्या कर लेता है? नमी को डिक्रीज कर देता है। ये अंडाकार होता है। पशु के शरीर में कैसा होता है? अंडाकार होता है। चौथे की अगर बात करें तो बच्चों एबोमेजम होता है। चौथा आपका एबोमेजम होता है, ध्यान रख लेना। और एबोमेजम को हम किस नाम से जानते हैं? वास्तविक आमाशय। क्या कहते हैं इसको? वास्तविक आमाशय कहलाता है। ये वास्तविक आमाशय होता है बच्चों, ध्यान रखना। कितना एरिया कवर करता है? 7 से लेकर के 8% एरिया को कवर करता है। और पाचक रस और एंजाइमों का स्राव इसी में होता है। इसलिए भोजन का पाचन किस भाग में होता है? आपके एबोमेजम में भोजन का क्या होता है? पाचन होता है, डाइजेस्टिव होता है, जो भी होता है, यानी कि पाचक रस और पाचक एंजाइमों का स्राव होता है, क्योंकि ये ग्रंथिल भाग होता है बच्चों, इसीलिए भोजन का पाचन इसी में होता है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जेईटी में आया हुआ है कि जुगाली करने वाले पशुओं का जो आमाशय है वो कितने भागों से मिलकर बना होता है? वो 4 भागों से। जो पेट की जो बनावट है, जो शरीर की जो बनावट है, वो 4 खंडों से मिलकर होती है बच्चों। ये क्वेश्चन आ चुका है। दूसरे प्रकार के जो आपके एनिमल आते हैं वो आते हैं नॉन रूमिनेंट। कौन से आते हैं बच्चों? नॉन रूमिनेंट आते हैं बच्चों, ध्यान रख लेना। नॉन रूमिनेंट यानी कि बिना जुगाली करने वाले बच्चों। इसमें आपके काटने वाले मांसाहारी जानवर आते हैं। मांसाहारी जानवर आते हैं और उनका जो मांसाहारी जानवर जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, सुअर है, शेर है, ये आते हैं इसमें। इनका जो पेट है वो केवल और केवल एक ही भाग से मिलकर बना होता है और उस भाग का नाम क्या है? एबोमेजम। क्या होता है? एबोमेजम होता है बच्चों, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो भोजन का पाचन वगैरह सब इसी में होता है। तीसरे प्रकार के जो आपके एनिमल होते हैं वो होते हैं नॉन स्यूडो रूमिनेंट। कौन से होते हैं? स्यूडो रूमिनेंट। स्यूडो रूमिनेंट की अगर अपन बात करें बच्चों तो स्यूडो रूमिनेंट में केवल आपके कैमेलिडी कुल के पशु आते हैं। कौन से पशु आते हैं? कैमेलिडी फैमिली के आते हैं, जैसे आपके ऊंट हैं और आपका लामा है। इनमें ध्यान रखना बच्चों, ओमेजम अनुपस्थित होता है। ओमेजम क्या होता है? एब्सेंट होता है। ओमेजम एब्सेंट होता है बच्चों। ओमेजम एब्सेंट होने की वजह से ध्यान रखना, ये जो पशु है आपके कैमेलिडी, ये पानी का उपयोग कम कर पाते हैं, यानी कि पानी की हानि कम होती है, क्योंकि ओमेजम अनुपस्थित है तो पानी की हानि ही नहीं होगी।
इनका जो आमाशय है वो 3 खंडों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम C1, C2 और C3 खंडों के नाम से जानते हैं। C1 आपका रुमेन हो जाएगा, C2 रेटिकुलम हो जाएगा और C3 आपका एबोमेजम हो जाएगा। यहाँ तक पढ़ने के बाद में बच्चों देखिए आपके वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटों की अगर आपने बात की, इसके बाद में आपका अगला आता है पशुओं को चिन्हित करने वाला चैप्टर भी आपका आता है। चिन्हित करने वाले में जैसे आपने सुना होगा कि रंग लगाना, यानी कि पेंटिंग, रंग लगाना आपके भेड़ों में प्रचलित है और ये प्रजनन की पहचान भी है। इसके बाद में नोचिंग का नाम आपने सुना होगा बच्चों, नोचिंग यानी कि कान कतरना, ये सुअर में प्रचलित है, जिसमें वी आकार के या यू आकार के जो भी चौकोर बिल्कुल कट लगा दिया जाता है। इसके बाद में आता है टैटूइंग, जैसे ईयर टैटूइंग की अगर बात करें तो ये आपके पशुओं में, आपके पक्षियों में प्रचलित है। नेक्स्ट में आपसे बात करूं आगे, तो देखिए बच्चों पशुओं की नस्लों से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले नस्लों की अगर बात करें, पशुओं की नस्लों की, ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स की, तो सबसे पहले हमारे यहां से क्वेश्चन आता है गाय की नस्लों से। गाय की जो नस्लें हैं यहां से क्वेश्चन आता है बच्चों। गाय की नस्लों को अलग अलग वर्गों में हमने विभाजित कर रखा है। सबसे पहले गाय की नस्लों का अगर अपन बात करें क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले आती है आपकी भारतीय नस्लें। बच्चों भारतीय नस्लों को जेबू कैटल के नाम से जानते हैं। इन्हें हम जेबू कैटल के नाम से भी जानते हैं। ओके, इनका जो जूलॉजिकल नेम जो होता है वो बॉस इंडिकस होता है, बॉस इंडिकस होता है। फैमिली की अगर बात करें तो बच्चों बोविडी फैमिली के होते हैं। इनकी फैमिली कौन सी होती है? बोविडी, गाय की, भैंस की, भेड़ की, बकरी की। नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स की अगर बात करें तो 60 गुणसूत्र होते हैं। लास्ट ईयर आपकी जेईटी में क्वेश्चन पुटअप किया गया था। 2022 वाले जेईटी में आपके मवेशी के नाम से इस क्वेश्चन को पुटअप किया था कि मवेशी में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने होते हैं। तो बच्चों ये गाय के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमारा आंसर 60 होता। और 2023 वाले पेपर की अगर बात करें तो उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम 60 थे। ये आपके बकरी के बारे में पूछा गया था। बकरी में भी जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, वो 60 होते हैं। और ये क्वेश्चन आपके जेईटी 2023 वाले पेपर में पुटअप किया गया था। हाँ, अगला जो भी आपका होगा तो वो हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।